नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एग्जाम टारगेट परिवार में स्वागत है। हम लोग जो है पिछले लेक्चर में एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग खत्म किया है। इससे पहले इरिगेशन पढ़ चुके हैं, फिर एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इस एसएससी जेईई क्रैश कोर्स के अंतर्गत जो है फ्लूइड मैकेनिक्स शुरू कर रहा है। ठीक है, हम लोग का क्रैश कोर्स है तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वही चीजें डिस्कस करेंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकती हैं। क्योंकि हमें अक्टूबर 29 अक्टूबर या 27 अक्टूबर जब से भी एसएससी है उससे पहले सारा सब्जेक्ट खत्म भी करना और रिवीजन भी कराना है ना, तो इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे और ऑब्जेक्टिव आपका सारा क्लियर होगा। ठीक, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है? देखिए, अभियांत्रिकी की वह शाखा, इंजीनियरिंग की वह शाखा, द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, जो तरल होते हैं, फ्लूइड होते हैं, चाहे लिक्विड हो या गैस हो, उनके बिहेवियर का अध्ययन करते हैं। उनके बारे में समस्त जानकारी अगर हम जो है प्राप्त करते हैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत ही है। मतलब फ्लूइड्स के बारे में, तरल के बारे में, लिक्विड हो या गैस, उसके बारे में जितनी भी जानकारी हम इंजीनियरिंग की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? फ्लूइड मैकेनिक्स कहलाता है। देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स मेनली दो प्रकार के होते हैं। अगर हम बात किया जाए फ्लूइड मैकेनिक्स में, हम दो टाइप्स की बात करते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा फ्लूइड स्टैटिक्स और एक होता है हमारा फ्लूइड डायनेमिक्स। ठीक है, फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक। फ्लूइड स्टैटिक्स में क्या होता है कि जब हम फ्लूइड का जो है स्थिति, मतलब स्टैटिक स्टेट में अध्ययन करें, मतलब अगर हमारा फ्लूइड कहीं स्थिर अवस्था में है, कहीं मतलब चल नहीं रहा है या फिर फ्लो नहीं कर रहा है, किसी स्थिर अवस्था में है, उस समय अगर हम फ्लूइड का अध्ययन करते हैं तो फ्लूइड स्टैटिक्स कहलाता है। और फ्लूइड डायनेमिक्स कब कहलाता है? जब हम फ्लूइड का फ्लो होने की कंडीशन में हम जो है क्या करते हैं, उसके समस्त रीजन्स का, क्यों फ्लो हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेमिनार है, टर्बुलेंट है, मतलब इन सब चीजों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वो फ्लूइड डायनेमिक्स कहलाता है। फ्लूइड डायनेमिक्स में दो प्रकार के होते हैं। देखिए, दो प्रकार होता है इसका। पहला होता है काइनेमेटिक्स और एक होता है काइनेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स क्या होता है? ठीक है, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स क्या होता है? ठीक, काइनेमेटिक में होता है कि हम फ्लूइड के प्योर मोशन का बात करते हैं। काइनेमेटिक्स में प्योर मोशन ऑफ फ्लूइड, ठीक है, केवल मतलब प्योर मोशन ऑफ फ्लूइड, प्योर मोशन ऑफ फ्लूइड की हम बात करते हैं। ठीक है, और काइनेटिक्स में क्या होता है कि हम फ्लूइड में फ्लो किस लिए हो रहा है, क्यों फ्लो हो रहा है, कितना मतलब विस्कोसिटी क्या है, सरफेस टेंशन क्या है उसका, और मतलब स्पीड क्या है, फ्लो क्यों हो रहा है। ठीक है, शियर स्ट्रेस के कारण हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, ठीक है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के कारण हो रहा है, तो वो सब अध्ययन हम किसके कारण किसमें करते हैं? काइनेटिक्स में करते हैं। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स की दो शाखाएं होती है, फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स। ठीक है, और फ्लूइड डायनेमिक्स में भी दो शाखाएं होती है, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। ठीक, समझ में आया? अब हम बात करते हैं फ्लूइड प्रॉपर्टीज की। ठीक, तो हम लोग जो है थोड़ा तेज चलेंगे। तेज का मतलब ये हुआ कि वही टॉपिक क्लियर करेंगे जो हमारे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और पूछा जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बात करते हैं फ्लूइड प्रॉपर्टीज की। फ्लूइड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? डेंसिटी, सरफेस टेंशन, कैपिलरी, ठीक है, और वेपर प्रेशर और कैविटेशन, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी। ठीक है, ये सब चीजें हम आपकी बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज क्या है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेंसिटी की। सबसे पहले हम बात करेंगे डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी के अंतर्गत क्या कौन कौन सी आती है? ठीक है, डेंसिटी के अंतर्गत कई सारी डेंसिटी आती है। जैसे पहले हो गया आपका ए, आपका हो गया मास डेंसिटी। ठीक है, मास डेंसिटी को ही एक्चुअली में डेंसिटी कहा जाता है। ठीक है, डेंसिटी अगर कहा गया तो आप समझ लीजिए मास डेंसिटी कहा गया। ठीक है, वेट डेंसिटी आपका अलग होता है। ठीक, लेकिन हम डेंसिटी के अंदर मास डेंसिटी और वेट डेंसिटी दोनों को अलग अलग पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर डेंसिटी कहा जा रहा है तो इसका मतलब आपका मास डेंसिटी की बात कर रहा है या स्पेसिफिक मास। ठीक है, मास डेंसिटी या स्पेसिफिक मास। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, ये क्या होता है? स्पेसिफिक मास या मास डेंसिटी क्या होता है? कोई भी आपका लिक्विड है, कोई भी फ्लूइड है आपका, उसका यूनिट वॉल्यूम ले लीजिए। ठीक है, उस यूनिट वॉल्यूम का आप मास ज्ञात कर लीजिए, द्रव्यमान। ठीक है, मास ज्ञात करना है, यहाँ पे वेट नहीं ज्ञात करना है, मास ज्ञात करना है आप। ठीक है, कोई भी लिक्विड ले लीजिए आप, कोई भी फ्लूइड ले लीजिए आप, चाहे गैस हो या लिक्विड हो आपका, और उसका यूनिट वॉल्यूम का वेट ज्ञात कर लीजिए, वही आपका क्या कहलाएगा? वही आपकी डेंसिटी कहलाती है। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होती है? इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर होता है मास बटे वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ? यूनिट वॉल्यूम का जो मास होगा वही आपका
आपका मास डेंसिटी या स्पेसिफिक मास कहलाता है। और इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट इसकी अगर हम बात करें जो है तो कितना होता है, केजी पर मीटर क्यूब होता है, केजी पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। अगर हम सीजीएस में बात करें तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ठीक है। मतलब वॉल्यूम की यूनिट हो गई मीटर क्यूब, केजी किसकी हो गई, आपकी मास की हो गई, और ग्राम आपकी मास की हो गई, सेंटीमीटर क्यूब किसकी हो गई, वॉल्यूम की, ठीक है। अब बात करते हैं कि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, क्योंकि हम जो है आइडियल फ्लूइड के रूप में, अगर हम आइडियल लिक्विड की बात करें तो कोई होता नहीं है, लेकिन एक्चुअली में हम लोग जो हमारा जो है पानी होता है वाटर, उसको हम थोड़ा सा आइडियल मान के सारी गणनाएं करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, लेकिन एक्चुअली में जो है आइडियल कोई लिक्विड होता नहीं है। इस नेचुरल स्टेट में, इस प्रकृति में कोई भी ऐसा लिक्विड नहीं है जो आइडियल हो, ठीक है। लेकिन हम वाटर को नियरली मान के चलते हैं, ठीक। तो बात करते हैं कि इसकी जो वाटर का आपका क्या होता है, वाटर की डेंसिटी होती है वो 1000 केजी पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, 1000 केजी पर सेंटीमीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 केजी पर सेंटीमीटर क्यूब आपका वाटर की डेंसिटी होती है, ठीक है। अब बात करेंगे हम, ठीक है, बी आपका इसमें वेट डेंसिटी या मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट कह सकते हैं, ठीक। तो इसको नोट करिए, फिर इसको मिटाते हैं हम, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा आपका, इसमें आपका वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट, भी है आपका वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट, ठीक है। दोनों आपका नाम आएगा तो आप लोग याद रखिएगा। स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी क्या होता है, ठीक है। यूनिट वॉल्यूम का वेट, कोई लिक्विड है, चाहे गैस हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, मतलब फ्लूइड के यूनिट वॉल्यूम का जो वेट होता है आपका क्या कहलाता है, वो आपका वेट डेंसिटी कहलाता है, ठीक है। तो इसे हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ओमेगा से कर सकते हैं या स्मॉल w आप ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा आपका होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, मतलब यूनिट वेट, मतलब यूनिट वॉल्यूम का जो वेट कहलाएगा, आपका जो वेट होगा वही आपका स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी कहलाएगा। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर क्यूब या किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक। समझ में आया, इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर क्यूब या किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर हम वाटर का वेट डेंसिटी की बात करें, वाटर की जो है वेट डेंसिटी की बात करें तो कितना होता है, 9810 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक। 9810 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब या 9.81, सॉरी यहाँ पे न्यूटन पर मीटर क्यूब होगा, या 8.91 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये आपका हो गया वाटर की वेट डेंसिटी। अगर वही हम बात करें पारे की तो 13.6 होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो 13,600 आपका हो जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब वेट डेंसिटी। आपको निकाला कैसे जाता है, मान लीजिए आपकी वाटर की डेंसिटी आपकी दी है 1000 किलो जो है केजी पर मीटर क्यूब। आपको पता है कि जो मास होता है, ठीक है, W बराबर होता है mg, ठीक है, W बराबर mg होता है, ठीक है। तो आपको यहां से अगर हम वॉल्यूम से भाग दे दें, दोनों तरफ वॉल्यूम से भाग दे दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आप ओमेगा बराबर हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा रो इंटू जी, ओमेगा बराबर हो जाएगा रो इंटू जी, है ना। समझ में आया कि नहीं, कैसे निकालेंगे। आपको वेट पता है, वेट बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको पता है वेट बराबर mg होता है। अगर दोनों तरफ वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो वेट बटे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आपका यूनिट वेट हो जाएगा ओमेगा, और मास बटे वॉल्यूम आपका डेंसिटी हो जाएगा। यानी अगर आपकी किसी पदार्थ की डेंसिटी पता है, तो उसमें अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से गुणा कर दें तो उसकी स्पेसिफिक वेट पता चल जाएगा, ठीक है। अगर किसी पदार्थ का आपको डेंसिटी पता है, अगर किसी पदार्थ का आपको वेट पता है या मास पता है, ठीक है, तो आप या फिर कह सकते हैं किसी पदार्थ की डेंसिटी पता है तो उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी से आप गुणा कर देंगे तो आपका क्या पता चल जाएगा, वेट डेंसिटी पता चल जाएगा। समझ में आया कि नहीं, मतलब आपका हो गया वेट डेंसिटी बराबर होता है जो है डेंसिटी इंटू ओमेगा। अगर आपको पूछ लिया कि पारे की डेंसिटी आपका जो है, पारे की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका दिया है 13.6, पारे की स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 है, ठीक है।
तो आप इसमें आप देखिए एक स्पेसिफिक ग्रेविटी की हम बात करेंगे तो वहां पे इसको समझाएंगे, अभी थोड़ा जल्दी हो रहा है, ठीक। तो अगर आपको जैसे वाटर की डेंसिटी आपको पता है, वाटर की बात कर लेते हैं। अगर आपको वाटर की निकालना है क्या, वेट डेंसिटी, और वाटर की डेंसिटी आपको 1000 पता है, तो उसमें जी से आप यहाँ पे जी से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो कितना हो जाएगा 9.8 से 1 से, तो कितना हो जाएगा 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। यही हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया कैसे निकालते हैं वेट डेंसिटी, समझ में आया। अब बात करते हैं डेंसिटी को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। डेंसिटी को प्रभावित करने वाले कारक, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग डेंसिटी मेनली दो पूछा जाता है, टेम्परेचर और प्रेशर का, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग में दो ही चीज बात करेंगे, जो है क्या, टेम्परेचर एंड प्रेशर का, ठीक है। टेम्परेचर तो पहले लिखेंगे हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर किस पर, डेंसिटी पर, ठीक है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी, है ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी लिख लीजिए, है ना। तो कैसे प्रभावित करते हैं टेम्परेचर, ठीक है। मान लीजिए आपका देखिए फ्लूइड जो है, एक गैस है आपका और एक क्या है, लिक्विड है आपका, ठीक है। दोनों पर कैसे टेम्परेचर प्रभावित करेगा, ठीक है। तो आपको पता है जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, चाहे फ्लूइड हो, मतलब चाहे गैस हो चाहे लिक्विड हो, आपका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनके पार्टिकल्स दूर दूर जाते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स अगर दूर दूर जा रहे हैं इसका मतलब आयतन बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है इसका मतलब, अगर देखिए आपकी डेंसिटी क्या होती है, मास बटे वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी को मतलब हम जो है मास डेंसिटी लेकर चलते हैं, ठीक है। तो मतलब अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, चाहे वो लिक्विड हो चाहे गैस हो, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसके वॉल्यूम, उसके कण दूर दूर जाते हैं, कण दूर दूर जाते हैं तो उसके आयतन में वृद्धि होती है, आयतन में वृद्धि होगी तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इनकी भी डेंसिटी घट जाती है और इनकी भी डेंसिटी घट जाती है, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर आपकी क्या होती है, डेंसिटी घटती है, ठीक है। चाहे वो मास डेंसिटी हो चाहे वेट डेंसिटी हो, दोनों में वॉल्यूम तो कॉमन है ना, ठीक है। तो ये हो गया। अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करें, ठीक है। सेकंड आपका हो गया इफेक्ट ऑफ प्रेशर, पूछा जाता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करें, देखिए प्रेशर लगाया जाएगा आपका, चाहे लिक्विड में लगाया जाए चाहे गैस में, दोनों में प्रेशर अगर लगाया जाएगा तो आयतन में कमी होगी, कण पास आएंगे तो आयतन में कमी होगी, तो आपकी डेंसिटी होती है रो बाई वी। अगर वी कम होगा तो यानी डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और कभी कभी पूछता है एडियाबैटिक प्रोसेस में आपकी जो डेंसिटी होती है गैस की, एडियाबैटिक प्रोसेस में गैस की जो डेंसिटी होती है वो किसके प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो एक जो होता है आपका रो बराबर होता है P अपॉन RT, है ना। रो बराबर होता है P बाई RT, मतलब रो आपका किसके प्रोपोर्शनल होता है, P के, और जो है रो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के, ठीक। ये दोनों चीज आप याद रखिए, ठीक है। तो रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके लिए, गैस की बात कर रहे हैं तो प्रेशर के, और जो है रो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया। जो है आपका इफेक्ट कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं किस पे, डेंसिटी पे। तो आपका एक टेम्परेचर हो गया, एक आपका प्रेशर हो गया, ठीक। अब बात करते हैं आगे की प्रॉपर्टी, ठीक है। डेंसिटी में एक चीज और आप ध्यान दीजिए, डेंसिटी में आपको एक चीज और ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर हम डेंसिटी मिक्स की बात करें, मान लीजिए कोई दो अलग अलग डेंसिटीज है, दो अलग अलग डेंसिटी के लिक्विड्स हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई दो डेंसिटी के अलग अलग डेंसिटी के फ्लूइड्स हैं, ठीक है। मान लीजिए एक की डेंसिटी आपका ρ1 है और एक की डेंसिटी ρ2 है, ठीक है। इन दोनों लिक्विड्स का मान लीजिए इसमें ये भरे हुए हैं, इसमें ये भरे हुए हैं, ठीक है। इन दोनों लिक्विड को हमें मिक्स करना है और मिक्स करके इनकी डेंसिटी ज्ञात करना है, कब, जब इनका वॉल्यूम B और इनका वॉल्यूम V, मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम लिया जाए, सेम वॉल्यूम लिया जाए, ठीक है। तो उसके रो मिक्स का आपको क्या ज्ञात करना है, डेंसिटी। तो ठीक है, रो मिक्स की डेंसिटी मतलब आपका क्या हो जाएगा, मतलब मिक्स डेंसिटी आप किसकी, मतलब अगर आपको मिक्स डेंसिटी ज्ञात करनी है किसकी, इन दोनों को मिक्स करने के बाद समान आयतन ले लेंगे, दोनों का V आयतन ले रहे हैं आप, और उसको मिक्स करने के बाद मिक्स हुआ जो लिक्विड प्राप्त हो रहा है उसकी डेंसिटी अगर आपको ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करेंगे आप, जो मिक्स डेंसिटी होगी आपका, आप मिक्स वेट ज्ञात कर लीजिए, मिक्स भार मतलब मिक्स मास आपका ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। मास जो है मिक्स लिक्विड का मास ज्ञात कर लीजिए और टोटल वॉल्यूम से भाग दे दीजिए, ठीक है।
तो आपको पता है यहां से अगर V वॉल्यूम का रो डेंसिटी का जो है लिक्विड V वॉल्यूम लिक्विड लिया जाता है तो उसका मास कितना हो जाएगा, रो इंटू V1, ठीक है, रो इंटू V1 हो जाएगा आपका, मतलब V1 आपका समान है तो रो 1 इंटू V हो जाएगा। इसका मास कैसे, अरे भैया आपको पता है ना, रो बराबर m बाई बी। अगर आप कोई रो 1 डेंसिटी का V वॉल्यूम का लिक्विड ले रहे हैं तो उसका मास कितना हो जाएगा, m बराबर रो 1 इंटू V हो जाएगा कि नहीं। अगर ये हम रो 2 डेंसिटी का कोई लिक्विड ले रहे हैं और उसका मास m है और वॉल्यूम b है तो यहाँ पे m1 हो जाएगा और m2 आपका क्या आ जाएगा, m2 आपका क्या हो जाएगा, रो 2 इंटू V, ठीक है, यही तो आया। तो यानी मिक्स मास कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2, क्योंकि दोनों का हम मास ले रहे हैं ना, तो मिक्स मास कितना हो जाएगा, रो 1b प्लस रो 2v, यानी रो b कॉमन हो जाएगा आपका, v यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो रो 1 प्लस रो 2 आया समझ में ना। यहाँ पे मिक्स में रखिए, रो मिक्स बराबर आपका हो जाएगा v इंटू रो 1 प्लस रो 2, ठीक है, v अपॉन रो 1 प्लस रो 2। आपको वॉल्यूम पता है, b यहां से ले रहे हैं, b यहां से ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा टोटल वॉल्यूम, 2v हो जाएगा, 2v। ये आपका मिक्स लिक्विड आ गया और मिक्स लिक्विड का आप b से v काट देंगे, ठीक है। तो मिक्स लिक्विड की डेंसिटी क्या हो जाएगी, रो मिक्स आपकी आ जाएगी क्या, रो 1 प्लस रो 2 बाई 2। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 मीटर क्यूब आयतन का इतना डेंसिटी का जो है लिक्विड लिया जा रहा है, 5 ही मीटर जो है आयतन का इतना डेंसिटी का लिक्विड लिया जा रहा है, तो आपकी मिक्स डेंसिटी कितना आएगी। तो आप पूरा कैलकुलेशन करने के बजाय उन दोनों का जो है अर्थमेटिकल मीन निकाल लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, मिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये कब था, जब लिक्विड का डेंसिटी अलग अलग हो, लिक्विड की डेंसिटी अलग अलग हो लेकिन वॉल्यूम दोनों का सेम लिया जा रहा हो, तो आप क्या करेंगे, तो आप निकालेंगे इस तरह से, ठीक है। अब क्या है आपका कि अगर आपका लिक्विड की डेंसिटी भी अलग हो और वॉल्यूम भी अलग हो, मतलब लिक्विड की डेंसिटी अलग हो, वॉल्यूम से हमसे मतलब नहीं है, उसका मास क्या हो, समान हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला, तो ये समझ में आया कि अगर वॉल्यूम अलग अलग हो, डेंसिटी जो है वॉल्यूम सेम हो, डेंसिटी अलग अलग हो, तब हम अगर मिक्स करें इन दोनों लिक्विड्स को तो कितना हो जाएगा मिक्स का डेंसिटी, रो 1 प्लस रो 2 बाई 2, ठीक। अब बात करते हैं अलग अलग आगे का। आगे हमारा क्या है, डेंसिटी से रिलेटेड एक पॉइंट और है कि अगर हम बात करें कि अगर जो है समान मास के दो लिक्विड लिए जा रहे हैं, मतलब डेंसिटी मान लीजिए एक लिक्विड आपका ये है, ठीक है, इसकी डेंसिटी आपका एक लिक्विड इसमें भरा हुआ है और इसकी डेंसिटी रो 1 है, एक लिक्विड इसमें भरा है, इसकी डेंसिटी रो 2 है, और इसमें m मास का हम लिक्विड इससे ले रहे हैं, m मास का लिक्विड इससे ले रहे हैं, मतलब दोनों के जो है मास बराबर हम ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने अभी बताया आपको क्या कि जो रो बराबर होता है, रो 1 आपका हो जाएगा m अपॉन v1, ठीक है, m अपॉन v1, ठीक है, और रो 2 बराबर हो जाएगा आपका m अपॉन v2, ठीक है। तो m1 और m2 बराबर है, ठीक है, तो यानी हो जाएगा m मतलब रो 1 v1 आपका किसके बराबर हो जाएगा, रो 2 v2 के, है ना, रो 1 v1 आपका रो 2 v2 के बराबर हो जाएगा। और रो मिक्स आपका क्या हो जाएगा, रो मिक्स आपका हो जाएगा मास मिक्स अपॉन वॉल्यूम मिक्स, है ना, ठीक है। तो यहां से अगर हम v1 निकालें, तो v1 आपका क्या हो जाएगा, m अपॉन रो 1 और v2 आपका क्या हो जाएगा, m अपॉन रो 2, है ना। यहां पे आप रखिए, ठीक है। तो मिक्स आपका क्या हो जाएगा, m प्लस m, समान मात्रा में दो लिक्विड ले रहे हैं ना, तो m प्लस m 2m हो जाएगा, और v1 मिक्स क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2, यानी m अपॉन रो 1 प्लस m अपॉन रो 2, है ना, ये हो जाएगा आपका। अब हम इसको m ऊपर से कॉमन ले लें तो m आपका ऊपर लिखते हैं, ठीक है, इसमें m आपका ऊपर से अगर हम कॉमन ले, रो मिक्स के बराबर अगर हम बात करें तो m अगर ऊपर से कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 2, और नीचे अगर m कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, रो 1 प्लस रो 2 अपॉन रो 1 इंटू रो 2, है ना, यही तो आएगा। अब m से m कट गया, ये रो 1 एंड रो 2 ऊपर जाएगा, तो 2 रो 1 रो 2 अपॉन रो 1 प्लस रो 2, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी डेंसिटी मिक्स कब होगी, अगर आप समान मास के जो है किसी भी लिक्विड की, दो लिक्विड है उनकी डेंसिटी अलग अलग है, उनकी मात्रा समान मास उनका अलग अलग ले रहे हैं आप, तो उनकी मिक्स डेंसिटी कितना आएगी, 2 रो 1 रो 2 अपॉन रो 1 प्लस रो 2। समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपसे आप ये न्यूमेरिकल आपका हो जाएगा ना, इस तरह के अगर आएंगे आपसे, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम का। अगला प्रॉपर्टी फ्लूइड की है स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक। अगली प्रॉपर्टी आपकी स्पेसिफिक वॉल्यूम की, समझ में आ रहा है भैया, ठीक। चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं इसलिए हम आपको करा रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम की, ठीक है। स्पेसिफिक वॉल्यूम,
स्पेसिफिक वॉल्यूम की अगर हम बात करें, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? अभी हमने बताया स्पेसिफिक डेंसिटी या स्पेसिफिक मास या स्पेसिफिक वेट। तो वेट में आपका क्या होता था कि अगर हम वेट की बात करते थे, स्पेसिफिक वेट की बात करते थे तो वेट ऊपर रहता था, वॉल्यूम नीचे रहता था। लेकिन स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करेंगे तो मतलब वॉल्यूम ऊपर रहेगा आपका, वे या मास आपका नीचे होगा। ठीक है, तो ये आपका जो है क्या होता है, अपोजिट होता है किसका? मास डेंसिटी, मतलब क्या कह सकते हैं आप, 1/ρ, मतलब मास डेंसिटी का अपोजिट होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको जो है बी क्रॉस से दर्शाएं, अगर हम स्पेसिफिक वॉल्यूम को बी क्रॉस से अगर दर्शाएं तो क्या हो जाएगा? 1/ρ, मतलब डेंसिटी का, मास डेंसिटी का उल्टा, मतलब B/m। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट आपकी हो जाएगी मीटर क्यूब पर केजी। समझ में आया? मीटर क्यूब पर केजी हो जाएगा आपका क्या? स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम में एक पॉइंट लिख लीजिए, ये जनरली आपका गैस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, गैस के लिए यूज किया जाता है। समझ में आया? जनरली आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम गैस के लिए यूज किया जाता है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। इसी चैप्टर में आपका अगला टॉपिक है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका बहुत पूछा जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी से काफी अच्छे चीजें पूछी जाती हैं आपका। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? एक रेशियो होता है, एक कंपैरिजन होता है। किसी भी लिक्विड का आइडियल लिक्विड की तुलना में जो है कंपैरिजन होता है। किसी भी लिक्विड का, किसी भी गैस का आइडियल गैस या आइडियल लिक्विड की तुलना में उसका कंपैरिजन होता है। ठीक है, तो वही चीज आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाता है। इसे अगर हम स्मॉल एच से प्रदर्शित करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका होता है डेंसिटी ऑफ आइडियल लिक्विड कह सकते हैं। ठीक है, लिक्विड के बारे में बात करें, आइडियल लिक्विड जिसे हम क्या मानते हैं? वाटर को मानते हैं। ठीक है, वाटर को मानते हैं। ठीक, और आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड का मतलब ये हो गया कि जिस लिक्विड की आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करनी है उस लिक्विड की डेंसिटी ऊपर रखेंगे और वाटर की डेंसिटी नीचे रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसकी यूनिट क्या होगी? ये भी केजी पर मीटर क्यूब, ये भी केजी पर मीटर क्यूब कट जाएगा। यूनिट इसकी डेंसिटी, मतलब इसकी जो है यूनिट आपकी क्या आ जाएगी? कुछ नहीं आएगी। ठीक है, नो यूनिट हो जाएगा। ठीक, ये चीज समझ में आया? अब बात करते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी। हाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी, अब मान लीजिए आपको पारे का स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया, पारे की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दे दिया 13.6। पारे की स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 होती है, दे दिया। अब पूछ लिया इसकी डेंसिटी ज्ञात करिए। पारे की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको 13.6 दे दिया और पूछ लिया इसकी डेंसिटी क्या होगी। तो देखिए ना, आपको पारे की डेंसिटी यहाँ 13.6 है, वाटर की डेंसिटी से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पारे का डेंसिटी क्या आ जाएगा? अगर हम पारे की, मरकरी की अगर हम बात करें डेंसिटी की तो क्या हो जाएगा? 13.6 इंटू अगर हम 1000 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब में आपका क्या आ जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब में आपका डेंसिटी आ जाएगा पारे का। समझ में आया? और अगर हमसे कह दिया कि पारे की वेट डेंसिटी ज्ञात करिए तो हमको पता है वेट डेंसिटी क्या होता है? वेट डेंसिटी होता है रो डेंसिटी इंटू जी। ठीक है, रो जी होता है, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 13.6 गुणे 1000 गुणे 9.81 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक, समझ में आया? ये चीजें आप कैलकुलेट एक दूसरे से रिलेट करके पढ़िए, एक दूसरे से कंपैरिजन करिए तो आपको जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आपका डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी से कोई फॉर्म जो है नहीं पूछना, जो है छूटना चाहिए कोई भी क्वेश्चन। अब बात करते हैं वाटर की। थोड़ा सा वाटर जो होता है, वाटर की पूछा जाता है मैक्सिमम डेंसिटी कब होती है। देखिए वाटर का थोड़ा सा अलग बिहेवियर होता है। वाटर को जब हम पहले हीट करते हैं तो उसका वॉल्यूम घटता जाता है, उसका वॉल्यूम घटता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, जब हम वाटर को जो है हीट करते हैं, गर्म करते हैं तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका वॉल्यूम घटता है। फिर अगर उसके ऊपर जो है हम हीट करते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है। मतलब अगर पूछा जाए वाटर का मिनिमम वॉल्यूम कब होता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी कब होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्योंकि जब मिनिमम वॉल्यूम होता है तो डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम। जब ये मिनिमम होगा तभी तो ये मैक्सिमम होगा, क्योंकि मिनिमम एक ही वैल्यू हो सकती है। किसी भी चीज का मिनिमम या मैक्सिमम केवल एक वैल्यू हो सकती है। अगर वो वैल्यू यहाँ पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम का मिनिमम वैल्यू है तो 4 ही डिग्री सेंटीग्रेड पर आपकी डेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू होगी। किसके लिए? वाटर के लिए। ठीक, इतना चीज आपको समझ में आया? अब हम बात करेंगे विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी क्या होता है? ठीक,
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी किसकी, फ्लूइड की, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत जरूरी भी है ना। तो इसको पढ़िए, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा। विस्कोसिटी की बात करेंगे हम। विस्कोसिटी मतलब होता है श्यानता, ठीक है। इसे म्यू से हम दर्शाते हैं, ठीक। अब बात करते हैं विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को म्यू से दर्शाते हैं, ठीक है। विस्कोसिटी क्या होता है, मान लीजिए कोई लेयर, कोई फ्लूइड है आपकी, मान लीजिए ये आपका कोई सॉलिड बाउंड्री है, ठीक है। इसके ऊपर फ्लूइड इतने थिकनेस में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो फ्लूइड को माना गया कि लेयर्स में फ्लो होता है, ठीक है, लेयर्स में। ये फ्लूइड की कई सारी लेयर्स हैं, ठीक है, कई सारी लेयर्स हैं फ्लूइड की, और ये फ्लो हो रही है। तो जो ये ऊपर वाली लेयर होती है उसका जो है फ्लो होने के लिए जो है जो नीचे वाली लेयर होती है विरोध करती है। विरोध करने का मतलब ये तेजी से जाना चाहती है, लेकिन इसमें देखिए ना, इसका अगर हम स्पीड का ग्राफ देखें तो कुछ ऐसे होता है ना, ऐसे होता है, ठीक है। और अब बात करें अगर ऐसे, ठीक, तो देखा जाएगा अगर वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पे वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम नहीं होती सरफेस पे, क्योंकि सरफेस पे एक तो इन्वायरमेंटल का जो है, इन्वायरमेंटल में जो एयर है उसके कारण आपका जो है घिसावट होती है, रुकता है, मतलब अपोज होता है, वेलोसिटी का विरोध होता है। और एक तो आपके जो है फ्लूइड के लेयर के द्वारा, तो यहाँ पे दो होता है, दो मतलब विरोध होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम ना होके यहाँ पे कहीं पे होती है, उसको हम पढ़ाएंगे कहाँ पे होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब एक लेयर फ्लो होना चाहती है तो दूसरे लेयर उसका विरोध करती है, उसको अपोज करती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो फिक्स्ड बाउंड्री होती है ना, फिक्स्ड बाउंड्री के पास लिक्विड का जो वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वेलोसिटी जो है बढ़ती तो जाती है, लेकिन ये जो बाउंड्री होती है उसको अपोज करने की कोशिश करती है अपने ही मतलब जड़त्व के कारण। आप समझ सकते हैं कोई भी स्थिति जो जड़त्व का क्या होता है, क्या कि मतलब अगर स्थित अवस्था में तो स्थित अवस्था में ही रखना चाहेगा, है ना। तो ये स्थित अवस्था में है, ये फ्लूइड फ्लो होना चाह रहा है लेकिन ये रोक रहा है, फिर इसके ऊपर वाला अपने ऊपर वाला मतलब अपने नीचे वाला जो है उसके ऊपर वाले को रोक रहा है। मतलब आपका क्या हुआ कि विस्कोसिटी क्या होती है कि एक लेयर दूसरे लेयर को जो है फ्लो होने का अगर विरोध करे तो उसे हम विस्कोसिटी कहते हैं, उसी प्रॉपर्टी को, ठीक है। इसको जो है अगर हम ऐसे बात करें, ठीक। अब हम बात करते हैं विस्कोसिटी के, अगर जो है न्यूटन साहब की लॉ की बात करें तो न्यूटन साहब ने कहा था कि जो आपकी टाउ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du अपॉन dy होता है, ठीक है। टाउ आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेस जो होता है, जो आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट के जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर आप कह सकते हैं d थीटा अपॉन dt। मतलब आपका कह सकते हैं कि मान लीजिए ये आपका फ्लूइड है, ठीक है, मान लीजिए थीटा डिग्री डिफॉर्मेशन होता है, थीटा डिग्री, है ना, और ये टी है, अगर आपका टी थिकनेस है, ठीक। तो आपका थीटा डिग्री डिफॉर्मेशन वही चीज कहा है कि मतलब रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन, ठीक है, डी थीटा अपॉन डी टी, रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन की बात करें तो वो भी आपका शियर स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। एंगुलर डिफॉर्मेशन की बात करें, देखिए कई चीज पूछता है कि वेलोसिटी जो आपका शियर स्ट्रेस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो पहली बात वेलोसिटी ग्रेडियंट के, दूसरा रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के, ठीक है। एंगुलर डिफॉर्मेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये चीज आपका शियर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाते हैं तो टाउ बराबर हो जाता है मी du अपॉन dy, म्यू मतलब du अपॉन dy, या टाउ बराबर कह सकते हैं म्यू d थीटा अपॉन dt, है ना। रेट ऑफ शियर मतलब आप कह सकते हैं कि एंगुलर डिफॉर्मेशन की दर आपका क्या कहलाती है, अगर, ठीक है। तो एंगुलर डिफॉर्मेशन की दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, शियर स्ट्रेस की, ठीक। ये हो गया म्यू d थीटा अपॉन dt। अगर हम यहां से म्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, म्यू बराबर हो जाएगा टाउ अपॉन d थीटा अपॉन dt, ठीक है, टाउ अपॉन d थीटा अपॉन dt। मतलब यूनिट जो है एंगुलर डिफॉर्मेशन कराने के लिए जितना शियर स्ट्रेस की आवश्यकता होती है वही हमारा क्या कहलाता है, विस्कोसिटी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यूनिट शियर डिफॉर्मेशन कराने के लिए जो आपका शियर स्ट्रेस की वैल्यू होती है वही क्या कहलाती है, वही आपका कहलाती है विस्कोसिटी। इस परिभाषा को लिख लीजिए कि यूनिट शियर डिफॉर्मेशन को कराने के लिए जितने शियर स्ट्रेस की आवश्यकता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। ये डेफिनेशन भी विस्कोसिटी की पूछी जाती है, ठीक है। अब हम विस्कोसिटी की यूनिट की बात करें, ठीक है। देखिए विस्कोसिटी जो आपकी होती है, यूनिट से पहले एक चीज जान लीजिए, विस्कोसिटी जो कणों में मोमेंटम ट्रांसफर होता है ना उसके कारण होती है, ठीक है। कणों, देखिए विस्कोसिटी दो रीजन से होती है, एक होता है मोमेंटम ट्रांसफर और एक होता है आपका कोहेजन, ठीक है। दो कारणों से होती है जो आपकी, एक तो होता है कोहेजन, एक होता है मोमेंटम ट्रांसफर। अब आप गैस की बात करिए, गैस के कणों में जो है गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है, ठीक है, और जो आपका मोमेंटम होता है क्या होता है, m × v, ठीक है, आपका हो जाता है, ठीक है।
तो आप अगर हम बात करें कि गैस की बात करते हैं, तो गैस में जब देखेंगे आप मोमेंटम ट्रांसफर ज्यादा होता है। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से ज्यादा टकराते हैं तो उनका मोमेंटम ट्रांसफर दूसरे जो है पार्टिकल से हो जाता है, दूसरा तीसरे पार्टिकल को करता है, तो उसमें कोलिजन होने लगता है। कोलिजन होता है तो वही आपका विस्कोसिटी कहलाती है गैस में। तो जो मोमेंटम ट्रांसफर के कारण विस्कोसिटी होती है वो मेनली गैस में होती है, ठीक है। गैस में अगर पूछा जाएगा विस्कोसिटी का रीजन क्या है तो वो है मोमेंटम ट्रांसफर। लेकिन आपके देखेंगे जो आपके लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स में मोमेंटम ट्रांसफर नहीं होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। उसमें क्या होता है, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर फ्लो करती है, उनके कणों के बीच कोहेजन होता है। देखिए एक लेयर ऐसे जा रही है, एक लेयर ऐसे जा रही है, ये कण इस कण को रोकेगा, अपनी तरफ खींचेगा, मतलब कोहेजन के कारण एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहेंगे। तो क्या होगा, इसका मतलब अगर इसको रोकेगा तो ये पार्टिकल आगे नहीं जा पाएगा, मतलब ये पार्टिकल इस पार्टिकल का विरोध कर रहा है, तो वही तो हमारा विस्कोसिटी कहलाता है। तो आपके जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स में जनरली जो विस्कोसिटी होती है वो कोहेजन के कारण होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि अगर मोमेंटम ट्रांसफर की बात करें तो गैस में होता है, अगर कोहेजन के कारण विस्कोसिटी होती है तो किसमें, लिक्विड्स में होती है। अब हम बात करेंगे यूनिट्स की, अब हम बात करेंगे विस्कोसिटी की यूनिट की। तो विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, विस्कोसिटी की अगर हम यूनिट्स की बात करें तो इसकी कई सारी यूनिट्स होती हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें, ठीक है, एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट की क्या होती है, पास्कल इंटू सेकेंड। पास्कल को आप जानते हैं, पास्कल को क्या लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, ठीक है। और इसे आप क्या कहते हैं, इन दोनों को कहते हैं पॉइज़ुली, ठीक है, पॉइज़ुली कहते हैं, ठीक है। ये आपकी हो गई एसआई यूनिट, ठीक है। क्या हो जाएगा, पास्कल सेकेंड या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। अगर हम एमकेएस की बात करें तो एमकेएस में होता है किलोग्राम फोर्स इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका होता है किसमें, एमकेएस में, ठीक है। एमकेएस में आपका होता है किलोग्राम सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक। अगर हम यही बात करें, इसको और लिख सकते हैं, किलोग्राम फोर्स को अगर हम केवल केजी में लिखें, केजी पर मीटर इंटू सेकेंड, ये आपका हो जाता है किसमें, एमकेएस में। और एमकेएस में आप बात करें, ठीक है, इसकी हम बात करें, ठीक, तो इसे हम अगर सीजीएस की बात करें, सीजीएस की, ठीक है, तो क्या हो जाता है, सीजीएस में क्या होता है, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होता है, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डाइन क्या होता है, 10 टू द पावर 5 जो है, डाइन बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन, ठीक है। 1 न्यूटन में जो है 10 टू द पावर 5 डाइन्स होते हैं, ठीक है। 1 न्यूटन बराबर होता है आपका 10 टू द पावर 5 डाइन, है ना, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो गया सीजीएस में। इसको हम बोलते हैं पॉइज, ठीक है, पॉइज बोलते हैं, ठीक है। ये आपका पॉइज़ुली हो गया एसआई में, और सीजीएस में पॉइज होता है, ठीक है। ये आपका हो जाता है पॉइज, ठीक है। अगर हम बात करें पॉइज और पॉइज़ुली में अंतर, ठीक है, 1 पास्कल सेकेंड का मतलब हो गया 1 पॉइज़ुली, और 1 पास्कल सेकेंड बराबर कितने होता है, 10 पॉइज के, ठीक है। 10 पॉइज के बराबर होता है, मतलब पॉइज का 10 गुना करेंगे तो आप पास्कल सेकंड के बराबर पहुंचेंगे, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई यूनिट्स के बारे में। यूनिट आपसे पूछता है, अगर एसआई यूनिट दे दिया आपका तो पास्कल सेकंड या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड, और पॉइज़ुली आपका क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं पॉइज़ुली। अगर हम एमकेएस की बात करें तो किलोग्राम फोर्स सेकंड पर मीटर स्क्वायर या केजी पर मीटर इंटू सेकंड। अगर वही बात करें सीजीएस की तो डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। और अगर हम बात करें, इसे पॉइज कहते हैं, और 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन होते हैं। और अगर वही बात करें हम 1 पास्कल सेकंड बराबर 10 पॉइज होता है, ठीक। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। हाँ, एक चीज और लिख लीजिए, इसमें एक चीज और लिख लीजिए, जो वाटर का जो है, वाटर की आपकी क्या, आपकी वाटर की जो विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी म्यू ऑफ वाटर की बात करें एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम बात करें तो 1 सेंटीपॉइज। अब सेंटीपॉइज तो आपको बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेंटी क्या होता है, सेंटी मतलब 1/10, है ना। तो इसे आप कह सकते हैं, अगर सेंटीपॉइज की बात करेंगे तो 1/10 पॉइज, यानी 1/10 पॉइज। और आपको पता है अगर 1/10 पॉइज है, इसका मतलब 1/100 पॉइज़ुली, है ना, 1/100 पॉइज़ुली, है ना। ये चीज समझ में आया, सेंटीपॉइज का मतलब 1/10 पॉइज यानी 1/100 पॉइज़ुली। ये आपकी किसकी यूनिट होती है, ये आपके जो है मतलब कह सकते हैं, ये आपके म्यू होती है वाटर का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की विस्कोसिटी 1 सेंटीपॉइज होती है, ठीक।
इसको नोट करिए, अब आगे बात करते हैं। अब ये हो गया। अब हम बात करेंगे कि विस्कोसिटी को कौन कौन से जो है कारक प्रभावित करते हैं। विस्कोसिटी को प्रभावित करने वाले कारक की अगर हम बात करें, ठीक है, विस्कोसिटी को प्रभावित करने वाले कारक की अगर हम बात करें तो पहला कारक आपका होता है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर जो है विस्कोसिटी जो है लिक्विड्स की, ठीक है, लिक्विड्स की विस्कोसिटी को प्रभावित करेगा, गैस की विस्कोसिटी को प्रभावित करेगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं टेम्परेचर के कारण विस्कोसिटी पर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी पर टेम्परेचर का प्रभाव क्या पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे फॉर लिक्विड्स। ठीक है, लिक्विड्स की अगर हम बात करें, ठीक है, लिक्विड के लिए अगर हम बात करें तो क्या होता है, देखिए म्यू बराबर आपका होता है म्यू नॉट 1/1 प्लस अल्फा टी इंटू प्लस बीटा टी स्क्वायर, है ना, 1/1 प्लस अल्फा टी और प्लस बीटा टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे म्यू नॉट आपका क्या होता है, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। म्यू क्या हो जाएगा आपका अपेरेंट विस्कोसिटी जो आप निकालेंगे। ठीक है, आप जो विस्कोसिटी निकालेंगे मतलब टेम्परेचर के इफेक्ट पड़ने के बाद, तो यहाँ से देख रहे हैं आपकी जो ये आपका जो म्यू होता है 0, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर विस्कोसिटी होती है लिक्विड की, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर विस्कोसिटी होती है लिक्विड्स की। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो म्यू किसके बराबर मतलब होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स में अगर आपका टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी घट जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की विस्कोसिटी कितनी होती है, तो 1.79। म्यू नॉट की बात करें तो 1.79 गुणे 10 टू द पावर -3 पॉइस। ठीक है, 1.79 गुणे 10 टू द पावर -3 क्या हो जाएगा, पॉइस हो जाएगा। ठीक, ये आपके अल्फा और बीटा क्या होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट ये आपके प्रश्न में दिए होते हैं। ठीक है, वैसे इससे प्रश्न नहीं आएगा। इसको बताने का मेन मकसद यही है कि जो आपकी वाटर यानी लिक्विड की जो विस्कोसिटी होती है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम गैस की बात करें, दूसरा हमारा है गैस की बात करें तो गैस में कैसा इफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो आपका जो म्यू हो जाएगा म्यू नॉट प्लस अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर। ठीक है, अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर। म्यू बराबर हो जाएगा आपका म्यू नॉट प्लस अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर। तो इसमें देखिए, इसमें जो आपका म्यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, टेम्परेचर की। मतलब अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब आपका क्या हुआ, आपका इसका मतलब ये हुआ कि अगर गैसों में बात करें तो जो है टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी बढ़ती है, अगर लिक्विड्स की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी घटती है। समझ में आया ना, ये चीज आपसे पूछा जाता है, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है विस्कोसिटी पर, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्लूइड की। ठीक है, अभी प्रॉपर्टीज बहुत है तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड की अगले पहले हम बात कर लेते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, है ना, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। अगर हम बात करें काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, ठीक है, तो अगला है आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, हाँ, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करें तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम न्यू से प्रदर्शित करते हैं, न्यू। और न्यू बराबर आपका होता है म्यू अपॉन रो। म्यू अपॉन रो मतलब अगर हम जो आपकी विस्कोसिटी है लिक्विड की या गैस की, अगर हम उसे हम किससे भाग दे दें, अगर हम उसे हम उसकी डेंसिटी से भाग दे दें तो हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी आ जाती है। इसी यूनिट जो इसकी होती है वो होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये बहुत पूछी जाती है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, या सीजीएस में बात करें सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम स्ट्रोक्स कहते हैं। और एक स्ट्रोक्स बराबर होता है 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ठीक, 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी में आपको यही जानना है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है म्यू अपॉन रो, इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। सीजीएस में बात करें तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड को एक स्ट्रोक्स कहते हैं। और स्ट्रोक्स बराबर होता है 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ठीक, तो ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो गई थी, ये काइनेमेटिक है ना।
काइनेमेटिक, है ना, काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो गई। अब हम विस्कोसिटी से न्यूमेरिकल कराते हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, मेंस में पूछ लिया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम आज का लेक्चर खत्म करेंगे। तो बात करते हैं विस्कोसिटी से। न्यूमेरिकल है आपका, देखिएगा न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कैलकुलेट द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल। ऑयल की आपको डायनामिक विस्कोसिटी मतलब आपका ज्ञात क्या करना है, म्यू आपको ज्ञात करना है, म्यू आपको ज्ञात करना है, ठीक है। डायनामिक विस्कोसिटी आपको ज्ञात करनी है और दिया है व्हिच इज यूज्ड फॉर लुब्रिकेशन बिटवीन ए सरफेस प्लेट ऑफ साइज 0.8 मीटर into 0.8 मीटर। एक प्लेट है आपकी, प्लेट की साइज 0.8 मीटर into 0.8 मीटर है ना। प्लेट की साइज 0.8 मीटर into 0.8 मीटर है and an inclined plane with angle of inclination 30 degree shown in the figure 1.4, ठीक है। आपको फिगर दिख रहा होगा। The weight of square plate is कितना है, 300 न्यूटन, ठीक है। वेट आपका दिया है 300 न्यूटन का, 300 न्यूटन का ये प्लेट है and it's जो स्लाइड्स डाउन the inclined plate with an uniform velocity 0.3 मीटर पर सेकेंड, thickness of oil film 1.5 mm। आपको नीचे लिया जा रहा है, इसको कितने 0.3 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है और इसकी जो थिकनेस है ऑयल फिल्म की 1.5 mm है। तो इस ऑयल की आपको क्या ज्ञात करना है, विस्कोसिटी ज्ञात करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, एक कोई प्लेन है आपका, है ना, ये कोई प्लेन है, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है। यहाँ पर एक प्लेट आपकी रखी है, स्क्वायर प्लेट, है ना, स्क्वायर प्लेट रखी हुई है। तो देखिए ना, इसकी थिकनेस 1.5 mm दिया हुआ है, यहाँ पर ऑयल भरा हुआ है, ठीक है, ऑयल भरा हुआ है, इसकी थिकनेस कितना है 1.5 mm, है ना, यही तो है। और ये जो है नीचे की तरफ आ रहा है किससे, 0.3 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, 0.3 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। और इसका वेट कितना दिया है आपको, वेट दिया है आपको कितना 400 न्यूटन, 300 न्यूटन, 300 न्यूटन, है ना। तो इस वेट का देखिए, वेट की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा W जो है क्या हो जाएगा 30 डिग्री, है ना, ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो W cos 30 और इधर काम करेगा आपका W sin 30, है ना, W sin 30 काम करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, है ना, क्वेश्चन दिया हुआ है W sin 30 की अगर हम बात करें तो ठीक है, तो ये F के बराबर हो जाएगा, ठीक है। F बराबर आपका दिया है W sin 30 हो जाएगा, है ना। W sin 30 मतलब F बराबर 300 sin 30 मतलब क्या हो जाएगा 150 न्यूटन आपका आ जाएगा, ठीक है। और टाउ बराबर क्या होता है F/A मतलब फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया इसका कितना है, फोर्स आपका 150 न्यूटन हो गया और एरिया आपका कितना है 0.8 इंटू 0.8, ठीक है, इतना हो जाएगा आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 150 अपॉन, ठीक है, 150 अपॉन 0.64 कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका शियर स्ट्रेस आ गया। और आपको पता है टाउ बराबर म्यू du अपॉन dy, आपको पता है ना ये चीज, टाउ बराबर म्यू du अपॉन dy। टाउ आपका हो गया 150 अपॉन 0.64 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू म्यू आपको निकालना है du कितना, ठीक है, 0 माइनस कितना हो जाएगा 0.3 मतलब 0.3 माइनस 0 अपॉन कितना हो जाएगा आपका dy आपका कितना हो जाएगा 1.5 mm, 1.5 इंटू 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में हो जाएगा। तो म्यू आपका निकल के चला आएगा। म्यू कैसे निकलेगा, इसको कैलकुलेट करिए। म्यू कितना निकल के आएगा 150 इंटू 1.5 अपॉन 0.64 अपॉन 1000 अपॉन 0.3 1.171, ठीक है, 1.171 आपका किसमें निकल के आएगा, ये पास्कल इंटू सेकंड में आएगा। पास्कल इंटू सेकंड मतलब पॉइजूली में आएगा और इसके हम पॉइज में बदलें तो म्यू बराबर हो जाएगा 11.71 पॉइज, है ना, जनरली पॉइज में ही दिखाते हैं हम, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये न्यूमेरिकल आप देखिए, इसको सॉल्व करिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। एक न्यूमेरिकल इससे और करते हैं, एक न्यूमेरिकल और करते हैं, 1 मिनट, ठीक है, चलिए करते हैं इसको, है ना, ये आपके मेंस में भी आ सकता है जो करने जा रहा है, ठीक। तो ये समझ में आया ये क्वेश्चन, हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि नहीं, ले लीजिएगा, जरूरी है। और एक क्वेश्चन और आप करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा, ठीक है, ये और इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में भी आपके आ सकता है, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स से। तो इसको करते हैं। लिखा है कि ये वर्टिकल गैप 2.2 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है, कोई भी वर्टिकल गैप है 2.2 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है। मान लीजिए आपका ये गैप है कितना 2.2 सेंटीमीटर, है ना, 2.2 सेंटीमीटर चौड़ा गैप है कोई, ठीक है। wide of infinite extent constant of a fluid of viscosity 2 Newton per second 2
2 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसमें लिक्विड भरा हुआ है और उसकी विस्कोसिटी कितनी है, म्यू आपका है 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड, है ना। इसकी विस्कोसिटी जो इसमें लिक्विड भरा हुआ है ये है और द स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 और स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी है 0.9 इसी लिक्विड की। अब बात करते हैं कि मेटेलिक प्लेट, एक मेटेलिक प्लेट है आपकी जो 1.2 मीटर इंटू 1.2 मीटर इंटू 0.2 सेंटीमीटर, मतलब आप कह सकते हैं, ठीक है, एक मेटेलिक कोई, ठीक है, बात करते हैं मेटेलिक प्लेट इन सेंटीमीटर इज टू बी लिफ्टेड अप विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी 0.15 सेंटीमीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड थ्रू द गैप इफ द प्लेट इज इन द मिडिल ऑफ द गैप, मतलब एक प्लेट है आपकी इसके मिडिल में, ये कोई प्लेट है इसके मिडिल में है, ठीक है, और कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ खींची जा रही है। इसकी डायमेंशंस कितनी है, इसकी डायमेंशंस कितनी है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर इंटू 1.2 मीटर इंटू 0.2 सेंटीमीटर, है ना। तो अगर देखिए 0.2 सेंटीमीटर है, मतलब ये गैप आपका 0.2 सेंटीमीटर है ये चीज, तो 0.1 इधर होगा, 0.1 इधर में होगा, तो 2.2 में से 0.2 हटा देंगे तो 2 आएगा, मतलब 1 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा आपका और 1 सेंटीमीटर इधर, क्योंकि मिडिल में है आपका तो 1 सेंटीमीटर का गैप इधर हो गया, ठीक। ये समझ में आया। ये ऊपर की तरफ खींचा जाए तो फाउंड द फोर्स रिक्वायर्ड वेट 40 न्यूटन, इसका वेट भी दिया है आपको 40 न्यूटन का। तो आपको ज्ञात करना है कि कितना फोर्स लगेगा इसको ऊपर खींचने के लिए, आपको यही चीज ज्ञात करना है, ठीक है। एफ रिक्वायर्ड आपको ज्ञात करना है, एफ रिक्वायर्ड आपको ज्ञात करना है कितना लगेगा। देखिए एफ रिक्वायर्ड के लिए हम लोग जो है एक क्या लिखते हैं इक्वेशन एफ रिक्वायर्ड आपको ऊपर लगेगा, मान लीजिए एफ रिक्वायर्ड आपको लग रहा है ऊपर खींचने के लिए, ठीक है। अगर आप ऊपर खींचेंगे तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस लगेगा, यहाँ पे शियर स्ट्रेस लगेगा, दोनों तरफ लगेगा, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं शियर फोर्स इसका F1 है, ये F2 कितना हो जाएगा F1 प्लस F2, ठीक है, ये दो फोर्स हो गए। प्लस अगर इसका वेट की बात करें, वेट कितना 40 न्यूटन का वेट इधर लग रहा है नीचे, तो प्लस वेट आपका हो गया, ठीक। ये दो फोर्स हो गए, एक इसके जो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो गया, एक F1 हो गया प्लस F2 हो गया, प्लस इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है, एक और फोर्स लगेगा इसमें अपलिफ्ट प्रेशर, क्योंकि इतने आयतन का लिक्विड जब इतने आयतन का जो पिंड इसमें डुबोया जाएगा तो उतना आयतन लिक्विड का जो है क्या करेगा, जो है हटाएगा तो उस लिक्विड के आयतन जितना हटाएगा उसके वेट के बराबर इस पर अपलिफ्ट प्रेशर लगेगा, ऊपर की तरफ अपलिफ्ट, ठीक है, तो माइनस अपलिफ्ट हो जाएगा। इतना फोर्स इसको लगेगा ऊपर खींचने के लिए, मतलब जो शियर फोर्स दोनों तरफ लगेंगे वो F1 प्लस F2 और प्लस 40 न्यूटन इसका वेट माइनस आपका क्या लगेगा, आपका अपलिफ्ट प्रेशर, ठीक है, यही इतना लगेगा। अब हम बात करते हैं क्या, अब हम बात करते हैं सबसे पहले शियर फोर्स की। तो टाउ बराबर क्या होता है, म्यू du अपॉन dy, ठीक है, और टाउ बराबर आपको पता है F बाई A होता है, ठीक है। तो F की बात करें अगर तो म्यू A du अपॉन dy, है ना। और हमने वेलोसिटी आपको बताई है, वेलोसिटी कितने फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी से 0.15 मीटर पर सेकंड से 0.15 मीटर पर सेकंड से ये जो है ऊपर की तरफ खींचा जाना है इसको, ठीक। तो आपका ज्ञात करिए, ठीक है। तो F1 और F2 दोनों बराबर होगा, देखिए थिकनेस भी बराबर है, सेम लिक्विड सेम डेंसिटी का सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी का सब कुछ है, तो इधर जो F1 लगेगा इधर लगेगा, तो मतलब हम अगर हम F1 निकाल लें तो वही बराबर हो जाएगा F2 के, ठीक है। अगर यहाँ पे थिकनेस अलग होती या फिर इधर दूसरा लिक्विड भरा होता इधर दूसरा लिक्विड भरा होता तो F1 F2 अलग अलग हो जाता। तो देखिए F1 और F2 बराबर क्या हो जाएगा, म्यू आपका कितना दिया है 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड, एरिया आपका कितना हो जाएगा 1.2 इंटू 1.2, ठीक है, 1.2 इंटू 1.2 का एरिया हो जाएगा इसका, है ना। और अगर हम बात करें इसके du की, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी आपकी कितनी है 0.15 मीटर पर सेकंड और इधर वेलोसिटी 0 है, 0 से 1.5 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है, तो ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0.15 अपॉन dy, कितनी दूरी है इनके बीच की 1 सेंटीमीटर, मतलब 0.01 मीटर, ठीक है। तो ये आपका F1 और बराबर F2 आ गया, आपका कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करिए, हो जाएगा 2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 इंटू 0.15 अपॉन 0.01, 43.2 न्यूटन, कितना 43.2 न्यूटन, ठीक है। दोनों तरफ से 43.2 निकल रहा है, ठीक है। तो F1 F2 आपको पता चल गया, वेट दिया है, अब अपलिफ्ट प्रेशर आपको ज्ञात करना है। अपलिफ्ट प्रेशर कितना लगेगा, इस प्लेट के द्वारा इस लिक्विड का जितना आयतन हटाया गया होगा उस आयतन के वेट के बराबर, ठीक है। तो इस लिक्विड का कितना आयतन हटाया गया, जितना इसका प्लेट का क्या होगा आयतन होगा, तो यानी इस लिक्विड का द्वारा अपलिफ्ट प्रेशर की अगर हम बात करें, अपलिफ्ट लोड जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, ठीक है। इसका आयतन लिखिए आप 1.2 इंटू 1.2 इंटू 0.2 सेंटीमीटर यानी 0.002 मीटर, है ना, ये आपका आयतन हो गया। और इस आयतन को अगर हम इस लिक्विड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें,
इस लिक्विड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपलिफ्ट लोड आ जाएगा, अपलिफ्ट प्रेशर कितना जो है फोर्स लग रहा है, अपलिफ्ट फोर्स आपको पता चल जाएगा, है ना। तो इसकी डेंसिटी कितना हो जाएगी, हम आपको बताए थे अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है तो उसमें वाटर की डेंसिटी से भाग गुणा कर दें, ठीक है, वाटर की जो है डेंसिटी से गुणा कर दें तो हमारा मास निकल के आएगा, लेकिन हमको वेट चाहिए तो वेट डेंसिटी से गुणा करेंगे 0.9, अगर हम इसमें 1000 से गुणा कर देंगे तो इसकी मास डेंसिटी आ जाएगी, इसमें 9.81 से गुणा कर देंगे तो क्या इसका जो है वेट निकल के आएगा, मतलब अपलिफ्ट फोर्स निकल के आएगा। निकालिए 1.2 इंटू 1.2 इंटू 0.002, 1.2 इंटू 1.2 इंटू 0.002 इंटू 0.9 इंटू 1000 इंटू 9.81, है ना। तो कितना आएगा 25.42 न्यूटन, ठीक है। अब हमारा एफ रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, एफ रिक्वायर्ड हो जाएगा हमारा कितना F1 प्लस F2 यानी 43.2 प्लस 43.2 प्लस आपका वेट कितना 40 न्यूटन माइनस 25.42 कितना आ जाएगा, एफ रिक्वायर्ड कितना आ जाएगा बताइए, 43.2 प्लस 40 माइनस 25.42 100.98 न्यूटन, कितना 100.98 न्यूटन आपको लगेगा इस प्लेट को ऊपर खींचने के लिए, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ फ्लूइड की बात अगले लेक्चर में करेंगे, हमारा जो है फ्लूइड मैकेनिक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास ही समझ सकते हैं। आपको कैसा लगा जरूर बताइए, आप हमसे पढ़ना चाहते हैं इसको कि नहीं, ठीक है, अगर पढ़ना चाहते हैं तो बहुत मजा आएगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए पहला लेक्चर आपको कैसा लगा, ठीक है। कल हम टाइप्स ऑफ फ्लूइड की बात करेंगे, उसके बाद सरफेस टेंशन की बात करेंगे, फिर आपका जो है मतलब ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे, सरफेस टेंशन, कैपिलरी, ठीक है, तो पूरा फ्लूइड हम कवर करेंगे। तो पहला लेक्चर कैसा लगा आपको, उम्मीद है कि अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा, जरूर बताइए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और देखिए इसको शेयर करा करिए, ठीक है, अब फ्लूइड मैकेनिक्स शुरू हुआ तो थोड़ा सा शेयर करिए, हम लोग भी काफी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप लोग भी थोड़ा सा करिए, ठीक, धन्यवाद।